जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के चैनल पे लोन डिस्ट्रॉयर पे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो मैं थोड़ा अलग रख रहा हूँ। थोड़ा जो सबके लिए वैलिड होने वाला है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनके लिए भी, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो नया बंदा हमसे जुड़ रहा है, जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं। ठीक है, आज का जो कॉमन क्वेश्चन है सबका, जो कि एक्चुअली में रहता है कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई साहब मेरा लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ठीक है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है इनके लोन की ईएमआई देने के लिए, बट ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, ये जो कलेक्शन मैनेजर्स हैं, या फिर जो भी मुझे कॉल करते हैं, टेली कॉलर कॉल करते हैं, उन लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। वो लोग मुझे डेली प्रेशराइज करते हैं कि पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो। एक बंदे ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेजी, वो टोटल मिला के, कुल मिला के अगर माने तो 14 से 18 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, आई गेस, याद नहीं मेरे को इतना। और उस रिकॉर्डिंग के अंदर बंदा अपनी पूरी प्रॉब्लम बता रहा है, बोल रहा है कि ऐसे करके मेरी मदर का पहला इलाज हुआ था, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो उसके बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी बेटी वगैरह की कुछ स्कूल की फीस वगैरह रही थी, इस चक्कर में अपना लोन वगैरह मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है, सब लोग अपनी स्टोरी तो बताएंगे उन लोगों को, है नहीं है। बट वो जो 14 या 18 मिनट की रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें वो जो रिकवरी एजेंट है वो जानते हो क्या कहता है हर दूसरे सेकंड में, कि सर पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो। और बीच बीच में जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम बताने लगा अपनी, रोज थोड़ा कस्टमर इमोशनल हो गया, तो ये लोग जानते हो क्या कहते हैं, सर हमारी परेशानी नहीं है, हमारे सामने मत रो। जी हाँ, ये उसके जेन्युइन शब्द थे। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें कई बार रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज भी करते हैं कॉल पे, और कई बार आपसे बदतमीजी भी करी जाती है, ऑन कॉल करी जाए या फिर भाई साहब आपके घर पे आके करी जाए। तो इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम किसकी है और किसकी गलती है? तो भाइयों आंसर है इसमें तुम्हारी गलती है। जी हाँ, मैं कोई ज़्यादा उतना बड़ा वो नहीं करूँगा आपको, मैं इमोशनल फूल नहीं बनाऊँगा आपका कि भाई साहब आप आज परेशानी से जूझ रहे हो, कल नहीं खड़ा होगे। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, आपकी जॉब चली गई, आपका बिजनेस नहीं चला, मान लेते हैं कैश फ्लो बिगड़ गया, पैसे रहे ही नहीं थोड़े बहुत। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जुए में हार गए हो और बोलो, ठीक है, आईपीएल में हार गए, जुए में हार गए, कोई भी गलती रही होगी। लेकिन मेरे भाई इनकी जो बेफजूल की बातें हैं ना, इनकी गाली गलौज सुनने के लिए नहीं बने हो तुम। ठीक है, तुमने कुछ भी करा हो, तुमने पैसे उड़ा दिए हो, वो अलग मैटर है। इनकी गाली गलौज सुनना तुम्हारे राइट्स नहीं है। अपने राइट्स जानो और तरीके से समझो। अब मेन प्रॉब्लम क्या रहती है लोगों की, लोग क्या बोलते हैं कि सर कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मेरे भाई तू थोड़ा पागल है क्या यार, कॉल उठाई क्यों रहा है इनकी? कॉल 100 कॉल अगर ये दिन में करते हैं, तुमने एक कॉल उठा के बता भी दिया है इन्हें कि भाई साहब मेरी ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो उस कॉल को सुन भी लिया, उसने उस कॉल को काट भी दिया, आगे 99 कॉल आएंगी, सब पे तोते की तरह गाते रहोगे क्या? बताओ, सब पे तोते की तरह गाते रहोगे क्या कि सर मेरे पास पैसा ना, मैं पैसे नहीं भर पाऊंगा, अभी मेरे पे तो यूँ दिक्कत हो रही है, मेरे को तो ये परेशानी हो रही है, मैं भर नहीं पाऊंगा पैसा। अरे यार, उनको सुनाने के लिए थोड़ा ना बैठो। एक बात मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर करता आया हूँ और दोबारा करूँगा। तुमने जो लोन लिया गया है वो एनबीएफसी से लिया गया है या फिर किसी बैंक से लिया गया होगा, इन दोनों के अलावा तो कोई और लोन देता नहीं है ना। अब जो रिकवरी एजेंट तुम्हें फ़ोन कर रहा है या फिर जो टेली कॉलर तुम्हें फ़ोन कर रहा है, अब वो जैसा मान लेते हैं एबीसीडी बैंक से तुमने लोन लिया, ठीक है, तो जो बंदा तुम्हें फ़ोन कर रहा है उसके बाप के आधार कार्ड पे एबीसीडी बैंक तो लिखा नहीं होगा, मतलब उसके आधार पे कार्ड पे बाप के नाम पे एबीसीडी बैंक तो लिखा नहीं होगा, तो तुम्हें उसे जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है भाई? मान लो तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, या फिर मेरा बेटा तुम पे आके बोलता है कि भाई अंकल पैसे दे दो, पापा मंगा रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई तेरे पापा को दूंगा मैं, तुझे ना जानूँ मैं? तो ये तो उसके एक्चुअली में बेटे भी नहीं है। तो तुम इनकी परेशानी सुन क्यों रहे हो, इनकी गाली गलौज सुन क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए क्या कोई राइट्स नहीं बना? तुम्हारे लिए कंप्लेंट करने का पोर्टल नहीं बना? तुम लोग खाली विक्टिम बनने की ट्राई कर रहे हो। विक्टिम नहीं बनना मेरे भाई। हाँ, जो हुआ सो हुआ, जो तुम्हारे साथ दिक्कत हुई, परेशानी हुई, मानता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इमोशनल अपने टाइम से जूझ रहे हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो तुम सोच रहे होगे कि इनसे बात करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। उल्टा खराब करेंगे साले। मेंटली टॉर्चर करने के लिए रखा है बैंकों ने इन्हें। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट क्यों होता है? अगर ऐसी बात है
बैंक और जो एनबीएफसी है ये थर्ड पार्टी क्यों रखती है? ये बंदों को जॉब दे देना, 20-20 हज़ार रुपये रख दे। थर्ड पार्टी पे तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हर महीने का कम से कम लाख रुपये जाता होगा। इनके जो भी केसेस होंगे, 1000 हो 10,000 हो, जो भी केसेस हो उनके हिसाब से लाख रुपये कम से कम जाता होगा। यही चीज़ एक बंदा बैठा ले, 2 बंदे बैठा ले, 50,000 में काम हो जाएगा इनका। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग भी बैरियर नहीं लेना चाहते। कल को वो बंदा गाली देता है ना, तुम कंप्लेंट करोगे तो ये लोग तो हाथ खड़े होकर के बोले कि भाई साहब वो थर्ड पार्टी था, हम एक काम करते हैं, हम उस पर पेनल्टी लगवा देते। ये होता। तो तुम लोगों ने क्या ठेका ले रखा है कि तुम उनका कॉल उठा के बोलो कि भाई साहब हमारे साथ तो ये हो रही है दिक्कत, हमें तो ये परेशानी हो रही है, हमें तो आप इतने दिन का टाइम दे दो। इनसे बात करोगे तो आप करके सर करके, अरे वो कद्दू उसके बाप उसके घर पे उसे कोई सर नहीं बुलाता होगा भाई। तुम्हें भी पता नहीं टेलीकॉलर को कितनी गाली दी जाती है। मेरे चैनल की रिकॉर्डिंग्स में चल जाओगे ना, पता चल जाएगा कि टेलीकॉलर की इज्जत क्या होती है। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में, समझे? तुम इन पे बात कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। एक बंदे की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, वो रिकॉर्डिंग पे क्या बोलता है कि सर आप एक काम करिए, सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। वहाँ से कहता है वो कि आपके घर का खाना कैसे चल रहा है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। मेरे भाई ये सवाल पूछने का उसको अधिकार है क्या? अगर इस जगह पे मैं रहता ना तो वहाँ से पता क्या करता, माँ बहन की जो गालियाँ, सबसे बड़ी गालियाँ होती ना माँ बहन की, वो जोड़ना स्टार्ट करता। और कम मुश्किल से मुश्किल जो बंदा सामने था ना, वो 15 सेकंड भी टिक जाता, बहुत बड़ी बात है। और बोलो, हाँ 15 सेकंड भी टिक जाता, बहुत बड़ी बात है जो ऐसा सवाल पूछेगा। तो अब इस पर भी आ जाते हैं भाई कि इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है, इस चीज़ को करा कैसे जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनके साथ बहुत परेशानियाँ होती है। तो साथियों देखो, मैं फिर कहता हूँ कि कॉल्स वगैरह तो बिल्कुल मत उठाओ, ठीक है। अगर लेकिन ये भी दिक्कत है कि कॉल्स अगर तुम नहीं उठाते हो तो विजिट के थोड़े तरीके बढ़ जाते हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, किसी की कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले सकते हो, चाहे तो हमारी या किसी और की। या फिर अगर वैसे भी नहीं कर रहे तो एक काम कर सकते हो कि बैंक को मेल करके बोल सकते हो कि भाई साहब जितने भी रेफरेंस नंबर है ना मेरे, उनको हटा दिया जाए, ठीक है। रेफरेंस नंबर्स को हटा दिया जाए और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक बार अपडेट कर लेना। कॉन्टैक्ट लिस्ट को बैंक अपडेट नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट को तुम्हें खुद अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे अपडेट होगी? वो होगी मेरे भाई, मैंने अपने ज्वाइन वाले बटन पर चैनल के वीडियोस डाल रखे हैं, तो उनको देखो, उनको तरीके से समझो। एक शॉर्ट फॉर्म मैं भी बता देता हूँ आपको, सारे कॉन्टैक्ट अपने फ़ोन के निकाल के और कम से कम 1000-2000 का कॉन्टैक्ट डाल के उसके अपडेट करना पड़ेगा पूरे तरीके से, ठीक है। अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके कम से कम 10-12 बार, ठीक है। ऐसे ही लोकेशन भी अपडेट होती है। अगर तुमने एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा है, वहाँ से लोकेशन अपडेट करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो, बढ़िया बात है, ठीक है। अब कॉल्स की तो चलो मैं मानता हूँ कि सुलझ गई तुम्हारी बात। अब आ जाते हैं विजिट पे, जो कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और डराते भी हैं। बड़े बड़े पहलवानों की पैंट गीली होते वो देखिए मैंने विजिट को नाम सुनते सुनते। एक मेरा क्लाइंट था, मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ नेशनल स्पोर्ट खेल रखा है इंडिया का, ठीक है। अच्छा खासा पहलवान टाइप का है, खुद अगर देखें तो भाई साहब 7 फुट का होगा, 7 मतलब 7 से थोड़ा कम होगा लेकिन होगा, अच्छा खासा लंबा है। यहीं का लोकल का रहने वाला तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके घर पे एक की विजिट हो गई। अब विजिट पे भाई साहब एक अंकल आए होंगे जिनकी एज बैरली कम से कम 50-55 तो होगी। ऐसे अंकल थे और उनसे भाई साहब इतना डर गया कि यार सर विजिट हो गई है, मैंने तो अपनी वाइफ से बात करवाई उसकी, मैं तो कर भी नहीं पाया, ऐसे करके क्या करूँगा क्या नहीं। तो मेरे भाई डर पैदा करने के लिए कुछ है नहीं। अब मान लो तुम्हारे घर पर कोई डिलीवरी वाला बॉय आता है, ठीक है, तुम उससे सामान लोगे, उससे 2 मिनट बात करोगे, ख़त्म करोगे कहानी, है ना। डर कौन क्रिएट कर रहा है? डर तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें खाने के लिए कोई नहीं आ रहा वहाँ पर विजिट पे, उनको कोई शौक नहीं अपने डेली पेट्रोल पर बात करने का। उनको जब कोई उम्मीद दिखती है ना तुम्हारे पास कि भाई साहब इससे पैसा मिल सकता है, इसको डरा के हम पैसा निकाल सकते हैं, तो ही वो तुम्हारे पास आ रहे हैं घर पे मरने के लिए। जिस बंदे ने एक बार अच्छे से इन्हें डोज दे दिया ना, उसके घर ये कभी नहीं जाते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि तुम लोगों को जब सही से डोज नहीं देना, तुम सही से सवाल जवाब करो। जो तुम्हारे सवाल जवाब होते हैं ना, वही चीज़ों को काटते हैं। अब सवाल जवाब क्या होता है, मान लो विजिट रोकने का भी एक तरीका है, वैसे मैं बता देता हूँ तुम लोगों को बाद में। पहले विजिट हैंडल करने का तरीका बताता हूँ। देखो फिर बात है कि 3 डॉक्यूमेंट के बिना तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और अपना डीआरए का सर्टिफिकेट। तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, लात मार के निकाल दो। अगर तुम अकेले हो, डर लग रहा है, लात मार के नहीं निकाल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अपनी जेब से अपना ब्रह्मास्त्र निकालो, ये है ब्रह्मास्त्र, समझे। इसको ऑन करो और इसको ऑन करके है ना 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग नहीं बनानी। 10 मिनट खड़ा है 10 मिनट रिकॉर्ड पर रखो, 20 मिनट खड़ा है 20 मिनट रिकॉर्ड पर रखो। तुम्हारा टाइम बर्बाद हो की जरूरी नहीं है। वैसे तो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 2 मिनट लगता है, ठीक है। और कॉल रिकॉर्डिंग पे आप उनसे भाई साहब बाकायदा मांगते रहो सारी चीज़ें, समझे, कि आप मुझे आईडी दिखाओ और बाकी सारी चीज़ें दिखाओ। और उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी नहीं, सीधी बात है। क्योंकि
अब तक मैंने पूरी ज़िंदगी में एक रिकवरी वाला नहीं देखा जिसके पास ये तीनों चीज़ें हों, ठीक है। अब सिंपल बात है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो बकवास कोई बात करेगा नहीं। अगर करता है तो तुम्हारे पास प्रूफ बन गया, सीधी बात है, ठीक है। आगे कंप्लेंट करके उसको निकलवा तक सकते हो नौकरी से, कंपनसेशन भी ले सकते हो आरबीआई से, समझे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। अगर ये करते हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही एक्सलेट हो जा रही है चीज़ें, ज़्यादा ही परेशान कर दिया, बैठ ही गए आके, तुम हो नहीं घर पे, तो क्या करना है, तुम घर पे नहीं होगे तो मेरे भाई जब तुम घर पे नहीं हो तो तुम्हारे घर वालों की लाइबिलिटी भी नहीं रहती है उनसे बात करना। घर वालों को बोलो कुछ मत करें, 100 नंबर या 112 नंबर डायल करें, पुलिस आएगी, इन भाई साहब को लेके जाएगी, या फिर ये लोग पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाएंगे वहाँ से, समझे। और कुछ नहीं होने वाला। अब रही बात होम विजिट रोकने की, तो क्या करना चाहिए भाई होम विजिट रोकते टाइम पे, तो मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए होम विजिट रोकते टाइम पे। तो देखो, पहले तो आप लोगों को बैंक को कंप्लेंट करनी ही चाहिए जब कॉल्स पे आपके साथ बदतमीजी हो रही हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कॉल्स ही आपको आ रहे हो। ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब होम विजिट 1 मंथ बाद ही होती है ज़्यादातर, ठीक है, 1 मंथ बाद होम विजिट होने वाली होगी, उससे पहले आप लोग आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर चुके होंगे, और एक बार वहाँ पर कंप्लेंट कर दो, उसके बाद होम विजिट होती नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से पूरे तरीके से होम विजिट रोक दी जाती है, यह प्रॉपरली तरीका है। लेकिन हाँ, वो 30 डेज बाद ही होती है कंप्लेंट इंसिडेंट के, उससे पहले नहीं होती। अगर उससे पहले कर रहे हो तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो कंप्लेंट क्लोज करके फेंक देंगे, समझे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कई लोग वो ये भी बोलते हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर अगर कोई लीगल केस हो गया या कोई नोटिस वगैरह आ गया, तो मेरे भाई अनसिक्योर लोन में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आपको 3 प्रकार के नोटिस का ही ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, और कोई चेक बाउंस का नोटिस अगर आपको आ रहा है, उन सब का आपको रिप्लाई देना है टाइम टू टाइम। आर्बिट्रेशन के हर एक नोटिस का आप रिप्लाई देते हो तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोई भी अवार्ड आपके अगेंस्ट पास नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का आपको नोटिस आ रहा है, उसका आप रिप्लाई कर देते हो, तो ज़्यादातर चांसेस है, 95% चांसेस है कि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह फाइल कभी होगा ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आगे चल के कोई केस इन फ्यूचर फाइल हो जाता है आपके अगेंस्ट कहीं पर भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, एक बार बेल ले लो, उसके बाद एक केस चलता रहता है, उससे पहले पहले आपकी सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। एक अच्छी सेटलमेंट कैसे होती है, अगर आप एक 10 से 20% की सेटलमेंट खोज रहे हो तो मेरे भाई राइट ऑफ तक का वेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। राइट ऑफ कब होता है, राइट ऑफ होता है 6 से लेकर 9 महीने के बाद, ठीक है। उसके बीच में कभी भी आपका राइट ऑफ हो सकता है। आपका लोन एक बार राइट ऑफ हो जाता है तब आपके लिए सेटलमेंट के जो अच्छे ऑफर के दरवाजे हैं, वैसे तो एनपीए होने के बाद ही खुल जाएगा सेटलमेंट का दरवाज़ा, लेकिन एक अच्छा 10 से 20% वाला आपको हमेशा राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। और सेटलमेंट भी देखो, किसी के हाथ में पैसा नहीं देना होता आपको, ऑनलाइन तरीके से होता है, प्रॉपरली वे में होता है, ठीक है। पूरा सेटलमेंट लेटर वगैरह चेक करवाए जाते हैं, उस पर मोहर साइन वगैरह सब कुछ चेक करी जाते हैं, उसके बाद भी चेक या फिर डीडी या फिर ऑनलाइन तरीके से पेमेंट होती है, तब जाके वो वैलिड होता है। एक बार सेटलमेंट हो जाएगी तो आपको भाई साहब 3 से 7 दिन के अंदर आपको एनओसी और एनडीसी मिल जाएगा। एक बार वो मिल जाए फिर आप टेंशन फ्री रह सकते हो। ये प्रॉपर वे है आपके सेटलमेंट का और बाकी सारी चीज़ों का। यही आज के ऊपर पूरा वीडियो था, इसी के बारे में आपको समझाना था, आपका डर निकालना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमसे जुड़ना हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।